ठीक है। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज गैसेस लॉ। और आप बहुत सारे गैसेस लॉज आप पढ़ते हो, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज आपका बॉयल्स लॉ है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। बॉयल्स लॉ है, फिर चार्ल्स लॉ, फिर गेलुसेक्स लॉ, फिर एवोगाड्रो लॉ। सारे लॉ हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आपका लॉ है कौन सा, आपका बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहला चीज है कि इस केस में कि आपका ये जो बॉयल्स लॉ होता है, ये आपके किसकी किसके बीच में रिलेशन शो करता है। ये आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम इसके बीच में ये क्या आपको एक रिलेशन शो करता है। ऑब्वियस है, अगर ये दो पैरामीटर्स के बीच में ये रिलेशन शो कर रहा है तो इसमें आपको कांस्टेंट क्या होगा, मोल्स एंड टेम्परेचर आपको क्या रहा होगा यहाँ पे, मोल्स एंड टेम्परेचर आपको इस केस में कांस्टेंट रखा गया होगा। सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ आपको शायद आपको पता होगा कि गैसेस लॉ में 4 पैरामीटर्स होते हैं। तो किसी भी गैसेस लॉ को अगर एनालिसिस करना होता है तो हम लोग किसी 2 पैरामीटर्स के बीच में वेरिएशन देखते हैं, बाकी जो 2 पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ में आपको ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देता है, तो उस केस में आपको कांस्टेंट क्या रहता है, मोल्स एंड टेम्परेचर आपके क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। यहां तक सही है। तो देखिए इनका बॉयल्स लॉ का कहना क्या था, पहले तो मैं इनका स्टेटमेंट हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि इनका ये बोलना है कि अगर आपको किसी भी गैस को, मान के चलो आपने अगर कोई भी गैसेस कंसीडर किया है, ये आपका कोई भी गैसेस का कंटेनर है, अगर आपने इस गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स एन को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, और अगर आपने इस कंटेनर का टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर आपने एक कांस्टेंट रखा, तो उस केस में ये लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। तो ये जो लॉ बोलता है आपको, ये क्या बोलता है आपको बॉयल्स लॉ के बारे में, एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है। और अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू के बाई बी, वेर के क्या आपको है, एक कांस्टेंट आपको है। ठीक है, तो देखो इसको आप समझ सकते हो, इसको तो हम लोग एक्सप्लेन कर भी सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने ये एक पिस्टन लिया, आपने यहाँ पे एक पिस्टन को फॉर्म किया, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, उसमें आपने ये मान के चलो एक पिस्टन आपने बना लिया। इसमें क्या किया ना, आपने कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस आपने इसके अंदर रख दिया, इसके अंदर आपने क्या किया, गैस को फिलअप कर दिया। मान के चलो कि इस केस में ये गैसेस आपको ये कोई भी वॉल्यूम V1 ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियस है कि आप तो एक चीज एग्री करोगे कि ये गैसेस पार्टिकल है, तो ये पिस्टन के आपको इंटरनल डायरेक्शन में आपको यहाँ पे ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसको हम लोग P गैस से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका क्या करना है कि अगर मैं इसमें, ऑब्वियस है गैस अगर मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया तो n का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। अगर मैंने इस कंटेनर को कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा, तो इनका लॉ का बोलना क्या है कि अगर किसी कारण से इस वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का वैल्यू क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ये आपका एक इनका एक इंटरप्रिटेट करने का आपको एक तरीका होता है। जैसे मान के चलो मैं ये बोल रहा हूं कि ये गैस इसने फुल किया, ये गैस आपने इसको एक्सपेंशन यहां पे अगर हुआ, तो इस केस में आपको पिस्टन मान के चलो यहां पे आके रुकता हुआ दिख गया। तो ऑब्वियस है इस केस में आपको गैसेस यहां से टकराएंगे, इसके वॉल पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो आप एक चीज एग्री करोगे कि इस केस में एक्सपेंशन होने के कारण इसका वॉल्यूम कहां तक पहुंच गया, ये आपको V2 तक पहुंच गया है। तो आप अगर एग्री करोगे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा पिस्टन यहां पे, तो पहले अगर गैस यहां तक ऑक्युपाई किया था, तो ये आपको ज्यादा प्रेशर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा होगा वॉल पे ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे और ज्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे। लेकिन अगर ये पिस्टन ये ब्लू वाले पॉइंट तक आ गया, तो इसका मतलब अब गैस के लिए स्पेस ज्यादा है, तो ये आपको वॉल पे इसका कोलिजन कम होगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इस केस में अगर प्रेशर P1 है स्टार्टिंग केस में, और बाद वाले केस में जब ये एक्सटेंशन हो गया प्रेशर P2 है, तो आप एग्री करोगे कि प्रेशर P1 का वैल्यू क्या हो गया, P2 से ज्यादा होगा। ये तो आप कॉमन ऑब्जर्वेशन कर सकते हो यार, ये तो कोई आपके लिए नई चीज नहीं होगी। और यही आपको लॉ को मैथमेटिकली हम लोग डिनोट करते हैं इस फॉर्म में, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहां तक सही है। अब देखो एक चीज यहाँ पे काम का चीज क्या है, ये तो आपने देख लिया एग्जांपल। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं क्या कि PV इक्वल टू कांस्टेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं।
पीवी का वैल्यू क्या है, इस दोनों का प्रोडक्ट आपको हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो एक चीज यहाँ पे, तो ये आपको मैथमेटिकल टर्म्स आपको रेगुलरली बॉयल्स लॉ के बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको अप्लाई करना होता है। जैसे मान के चलो, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मान के चलो कि पहला अगर मैं किसी गैस का एक्सटेंशन देखूं तो इनिशियल कंडीशन हमारा क्या था, इनिशियल कंडीशन था कि मेरा प्रेशर यहाँ पे अगर P1 एग्जर्ट कर रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, V1 था। गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम क्या था, V1। लेकिन अगर ये प्रेशर, अगर आप देखोगे कि ये P1 से अगर प्रेशर P2 हुआ तो उस केस में वॉल्यूम हमारा क्या होगा, चेंज हुआ, चेंज हुआ। तो ये फॉर्मूला को बोलने का मतलब क्या है कि ये दोनों P और V इस तरह से वेरी करेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि फर्स्ट केस में आपको प्रेशर क्या था, P1, वॉल्यूम क्या था आपको, V1। सेकंड के केस में प्रेशर क्या है, P2, वॉल्यूम क्या है, V2। ये दोनों P1 P2 V1 V2 आपस में ऐसे चेंज होंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा क्या होगा आपके लिए, कांस्टेंट होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा क्या होगा आपके लिए, कांस्टेंट। और यही आपको बॉयल्स लॉ का एक एप्लीकेशन बनता है। ठीक है, तो ध्यान से रखना कि आपको एक चीज तो समझ आया कि बॉयल्स लॉ, चलो ठीक है, होता क्या है, ये कुछ आइडिया आपको लगा। ठीक है, और इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखना शुरू किया। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट तो कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है, तो मैं एक लाइन जल्दी लिख रहा हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, pressure exerted by the gas is inversely proportional to volume of gas। तो ये एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, आप कहीं पे भी किसी बुक में मिल सकता है, तो कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है इसको आपको याद करना। तो सिंपल सा ध्यान रखना कि पहला कॉन्सेप्ट कि बॉयल्स लॉ किसके बीच में रिलेशन देता है, ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देता है। इस केस में कांस्टेंट क्या होता है, इस केस में भाई आपको टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आपको। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और आपको मोल्स ऑफ गैस फिक्स होते हैं। उस केस में क्या बोलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और उस बेसिस से हमने ये कंक्लूजन निकाला। बात नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था कि बॉयल्स लॉ आपका एक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होता कैसा है। यहां तक सही है। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग देखना शुरू करें, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो दैट इज आपको नेक्स्ट आता है डिफरेंट कंडीशन। अगर बॉयल्स लॉ की डिफरेंट केसेस को अगर आप देखना शुरू करोगे तो इसमें क्या चीज है, सबसे पहला चीज क्या है, दैट इज अगर मान के चलो कि कोई भी गैसेस किसी स्टेट 1 से किसी स्टेट 2 में अगर ये आपका शिफ्ट हो रहा है, स्टेट 1 और स्टेट 2 बोलने का क्या मतलब है, तो अगर आप इसको बॉयल्स लॉ के टर्म्स में देखो तो आपको मान के चलो किसी स्टेट में प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, किसी स्टेट 2 में प्रेशर P2 होगा और वॉल्यूम क्या होगा आपको, V2 होगा। तो अगर आपको डिफरेंट स्टेट में आपको अगर ये डाटा आपको दिया हुआ है, तो अगर आप इस पे बॉयल्स लॉ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप यहां से क्या कंक्लूड करोगे कि P1 V1 का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, P2 V2 के बराबर होगा। और इस बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व करते हुए नजर आ सकते हो। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था आपको कि ठीक है बॉयल्स लॉ के लिए कंडीशन क्या हो सकते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको डिफरेंट स्टेट अगर दिया रहे तो दोनों स्टेट में P और V का प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एंड दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बात सही है। ठीक है, इसको हमने देखा भी था। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बॉयल्स लॉ के केस में PV का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एंड फॉर N एंड T रिमेन्स कांस्टेंट, इन दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहां तक सही है। तो ये हमने एक छोटा सा टर्म पढ़ लिया कि बॉयल्स लॉ होता क्या है। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर आपको स्टेट अलग अलग दिए हैं तो उस केस में हम लोग बॉयल्स लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में ध्यान सिर्फ ये देना है कि कितने भी स्टेट आपको वेरी करते हुए दिखाएं, वो स्टेट इस तरह से वेरी करेंगे कि उन दोनों में P और V का प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, आपको सेम होना चाहिए। दैट इज द ओनली कंडीशन फॉर बॉयल्स लॉ। चलो ठीक है, यहां तक हमने देख लिया।
अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज ग्राफ एसोसिएटेड विथ बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और यहां से आपको कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। दैट इज ग्राफ एसोसिएटेड विथ बॉयल्स लॉ, ग्राफ एसोसिएटेड विथ बॉयल्स लॉ। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल से ग्राफ बनते हैं आपको। जैसे मान के चलो फर्स्ट ग्राफ जो बनता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, पी और वी के बीच में ग्राफ। ठीक है, तो देखो इसमें सिंपल सा चीज है। जैसे मान के चलो कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर मैं मान के चलो कि ये मैंने एक y एक्सिस बनाया p का और ये मैंने x एक्सिस बना लिया v का। ठीक है, तो आपको पता है कि क्योंकि ये मेरा बॉयल्स लॉ है, तो pv इक्वल टू p और v का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे p इज इक्वल टू k बाई p, इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, और आपको पता है कि इनवर्स रिलेशन में ग्राफ क्या होता है, आपको कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होता है। तो इस केस में हमारा ग्राफ क्या, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा आपको प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। सिंपल सा आप मैथ को अप्लाई करके इसको आप कंक्लूड कर सकते हो। अब लेकिन एक चीज ध्यान देना कि मान के चलो अगर मैं इसको कर्व ए डिनोट कर दिया, अगर मैं इसको कर्व ए डिनोट किया हूं, तो क्या आप एग्री करते हो कि यार ये ग्राफ देखते आप बोलोगे कि ये बॉयल्स लॉ लग रहा है? बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। बॉयल्स लॉ के लिए आपको कंडीशन मैंने क्या बताया था, बॉयल्स लॉ के लिए एक ही कंडीशन ध्यान रखना कि ये दोनों तो वेरी करेंगे, लेकिन उस केस में आपको नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस कर्व पे कहीं पे भी मूव कर रहा हूं, अगर इस कर्व में कहीं पे भी मूव किया तो मेरा टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये तो आप एग्री करोगे। और आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं अभी कि अगर आपको किसी भी कर्व पे मूव करने पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म कर्व। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आइसोथर्म कर्व के नाम से जानते हैं। बोलो चलो ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि आइसोथर्म क्या होता है, मतलब एक ऐसा कर्व जिस पे आप अगर मूव करोगे तो आपको टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वैसे कर्व को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोथर्म कर्व। चलो बोलो ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि चलो ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि आइसोथर्म हमारा कर्व हुआ। अब यहाँ पे एक छोटे से क्वेश्चन आपको और देखने को आता है कि मान के चलो आपका अगर ये टेम्परेचर T1 है, ठीक है, ये तो किसी एक टेम्परेचर पे आपको P और V के बीच में कर्व है, और इस कर्व से कहीं पे मूव करोगे तो टेम्परेचर आपको क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा चीज, अगर मैं बोला कि मैंने एक और किसी दूसरे टेम्परेचर पे मैंने एक कर्व बनाया, लेट दिस टेम्परेचर बी T2। सिंपल सा, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि T1 का ग्राफ मैंने 25 डिग्री टेम्परेचर पे लिया है और T2 का ग्राफ मैंने बनाया 45 डिग्री टेम्परेचर पे। तो आप अगर 45 डिग्री इसको कांस्टेंट रखे हो यार, इसको तो आप कभी भी इस लाइन पे मूव करोगे तो ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपको इस दोनों का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अगेन अब मैं फर्दर मान के चलो 60 डिग्री पे कोई ग्राफ बनाया, लेट दिस टेम्परेचर बी एनी टेम्परेचर T3। ठीक है, तो एक चीज तो आप एग्री करोगे कि ये तीनों कर्व आपस में कैसे कहलाएंगे, आइसोथर्म कर्व कहलाएंगे। कैसे कर्व कहलाएंगे, आइसोथर्म कर्व। क्यों, क्योंकि आपको इस केस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अभी एक रिलेशन पूछा जाता है कि अच्छा ये अगर कंडीशन है ना, तो इस टेम्परेचर T1 T2 T3 में क्या रिलेशन होने चाहिए। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे रिलेशन क्या होता है कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चलोगे, ये कर्व अवे फ्रॉम द एक्सिस आपको मूव होता हुआ नजर आएगा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सा इसको अप्लाई करोगे तो फिर आप इसको निकाल सकते हो। मैं कुछ आपको तरीका भी बता दूंगा, कोई बहुत बड़ा परेशानी का चीज नहीं है ये। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहला इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूं कि एज द वैल्यू ऑफ temperature increases, the curve moves away from the axis।
कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है और आप इसको इजीली देख भी सकते हो, तो कोई बहुत बड़ा चीज आपके लिए नहीं है। सिंपल सा ध्यान रखना कि इस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो ये कर्व आपको अवे फ्रॉम द एक्सिस होता जाएगा। ठीक है यहाँ तक? चल इसको एक बार समझ भी लेते हैं कि अच्छा आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मैं इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, तो मैं पहले इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, होपफुली आप इसको नोट कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है, इसको कैसे हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग को चार्ल्स लॉ पढ़ना पड़ता है। होपफुली चार्ल्स लॉ आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इस केस में आपको कांस्टेंट क्या होता है, उस केस में कांस्टेंट प्रेशर एंड N आपको क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। ये कौन सा लॉ बोलता है आपको, चार्ल्स लॉ बोलता है। ये कौन सा लॉ बोला आपको, चार्ल्स लॉ बोलता है। ठीक है, चलिए इससे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब इस ग्राफ से थोड़ा रीड करना कि मैं मान के चलो क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे P के हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींच रहा हूं। मैं एक हॉरिजॉन्टली लाइन खींचा, और ये लाइन खींचते आप ये बोलोगे चूंकि आपको ये P एक्सिस है और ये लाइन खींच दिया, इसका मतलब इस कर्व पे प्रेशर आपको हमेशा क्या नजर आएगा, आपको कांस्टेंट नजर आएगा। हमेशा प्रेशर क्या नजर आएगा, कांस्टेंट। ये तो मैथ सिंपली अप्लाई कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि इस टेम्परेचर T1 के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम अगर V1 है, इसके इंटरसेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मेरा V2 है, इसके इंटरसेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मेरा V3 है, तो क्या आप बता सकते हो कि V1, V2, V3 में कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? तो आप साफ बोलोगे कि V3 का वैल्यू ज्यादा है, उसका V2 सबसे छोटा कौन सा है, V1। तो आप क्या बोलोगे, V3 का वैल्यू ज्यादा है, फिर V2 और फिर कौन सा है आपका V1। बोलो सही है। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्योंकि मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है और V और T के बीच में हम लोग ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि अगर P और N किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट है, V बढ़ते ही आपको टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और अगर V3 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब V3 के कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा। यानी आप यहाँ पे टेम्परेचर का क्या रिलेशन लिखोगे, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ये आप हम लोग याद किए थे स्टार्टिंग में, लेकिन आप इसको डिराइव कर सकते हो इजिली, नॉट अ बिग डील। बात नंबर 1, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आपने देख लिया तो अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। हम लोग एक दो ग्राफ और पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा ग्राफ है, दैट इज ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V। ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V। तो जैसे देखो, अब मान के चलो हमने ये अगर एक्सिस ड्रॉ किया, ये मान के चलो हमारे पास P है और ये मेरे पास क्या है, 1/V। बड़ा सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है, P इज इक्वल टू K/V। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको मोल्ड करूं तो क्या लिखता हूं, P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। और अगर मैं इसको रिलेट करूं, क्या अगर ये मेरा y एक्सिस है, 1/V मेरा कौन सा है, x एक्सिस है, तो ऑब्वियसली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को, और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये इसके बीच में ग्राफ जो आएगा वो एक ऐसा लाइन आएगा जो कि आपको ओरिजिन से पास होता हुआ दिखेगा। सिंपल सा चीज है, ये आपको ओरिजिन से पास होता हुआ दिखेगा। अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं कि ऑब्वियस है कि अगर मैं ये मेरा P और 1/V के बीच में ग्राफ है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ये आपको मिल रहा है। एक पॉइंट क्या ध्यान देना है यहाँ पे, अगेन क्योंकि ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियस है बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर आपको हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। यानी आप अगर इस लाइन पे मूव करोगे तो अगेन आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो अगेन आपको इसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे, आइसोथर्म लाइन के नाम से बोलेंगे, या फिर आइसोथर्म कर्व के नाम से भी कभी कभी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मेनली लाइन आप इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट बोलोगे क्योंकि आपको एक लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो इसको आइसोथर्म लाइन आप बोल दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप बहुत सारे कंडीशन को जनरेट कर सकते हो कि कैसे कैसे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि ये अगर किसी टेम्परेचर T है तो आप इस कर्व से कहीं पे मूव करोगे
तो आपको हमेशा टेम्परेचर क्या कांस्टेंट नजर आएगा, इसलिए हम लोग इसको किसका नाम देते हैं, आइसोथर्म लाइन का नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास थर्ड मेरे पास ग्राफ एक अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास है ग्राफ, दैट इज ग्राफ बिटवीन log p एंड log v, log p एंड log v का। ठीक है, सबसे पहले तो इसी के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास है p इज इक्वल टू k बाई v है, यही है, या फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं कि pv इज इक्वल टू k है। अगर मैं बोथ साइड लॉग ले लिया तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि बोथ साइड लॉग लेने पे log pv इज इक्वल टू log k लिख सकते हैं। तो अगर मैं log m इंटू n का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो क्या हो जाएगा आपका log p प्लस log v इज इक्वल टू log k। ठीक है, तो मैं यहां से log p को क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं log p इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ v प्लस log ऑफ k। ये आप सिंपल सा मैथ्स लगा के आप ये कर सकते हो। तो अब देखो मेरा मोटो क्या है, विजिबल होगा आपको। ठीक है, ये अगर मैं मान के चलो ये बोल रहा हूं कि मुझे ये बनाना है ग्राफ, यहाँ पे आपको क्या है log p है और यहाँ पे मान के चलो मेरे पास log v है। ठीक है, तो अगर मैं ये log p और log v के बीच में बना रहा हूं तो अगर मैं इसको y मान लिया तो ये क्या हो जाएगा मेरा x और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये m और log p क्या हो जाएगा मेरा c का वैल्यू ले लेगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये एक ऐसा लाइन है जिसका कि स्लोप आपको क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप समझ रहे हो आप, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा, और जिसका इंटरसेप्ट क्या है आपको log p। तो ये एक ऐसा ग्राफ होगा ना जिसका कि इंटरसेप्ट का वैल्यू आपको क्या होगा, ये log k होगा, और ये आपको एक नेगेटिव स्लोप के साथ ये आता हुआ आपको दिखेगा। शायद आप एग्री करोगे। ठीक है, ऑब्वियस है कि आपके इस लाइन का आपको स्लोप क्या होता हुआ दिखेगा, इस लाइन का स्लोप आपको दिखेगा -1। ठीक है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, क्या आप इस कर्व पे कभी मूव करोगे टेम्परेचर आपको चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आइसोथर्म लाइन के नाम से जानते हैं। बोलो बात सही है। तो ये हमारा एक थर्ड ग्राफ होता है, और कुछ नहीं, ग्राफ बनाना बेहद ही सरल है। सिर्फ आप उसमें क्या करो, उसमें डिफरेंट कंडीशन जो भी आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट रहे उसके फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो और उसको सिंपली एक ग्राफ के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दोगे, आपको एग्जैक्ट आंसर आता हुआ दिखेगा। यहां तक सही है। चलिए अब मेरे पास एक और ग्राफ है, और ये सारे ग्राफ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कभी ना कभी पेपर में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए, तो थोड़ा सा आप इस ग्राफ को अगर सीरियसली देखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, थर्ड ग्राफ आता है दैट इज पीवी एंड मान के चलो पी के रिस्पेक्ट में आपको बनाना है, सिंपल सा। ठीक है, तो देखो जैसे मान के चलो आपको इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा बनाना है कि इसमें आपको पीवी और पी के टर्म्स में आपको ये ग्राफ को बनाना है। ठीक है, अब देखो एक चीज, तो आप एक चीज तो एग्री करते हो यार कि जैसे ये आपको बॉयल्स लॉ है तो पीवी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। यानी आप प्रेशर को अगर मान के चलो बढ़ाया तो ये वॉल्यूम आपस में ऐसे अपने आप को एडजस्ट करेगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे आप पी का वैल्यू बढ़ेगा ये वैल्यू आपस में ऐसे एडजस्ट होगा तो इसका वैल्यू एक आपको स्ट्रेट लाइन आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगेन इस कर्व को हम लोग क्या नाम देंगे, आइसोथर्म लाइन के नाम से बोल देंगे इसको। बड़ा सिंपल सा चीज है, और अगेन ये शायद आपको लाइन सीधा नहीं दिख रहा होगा पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब पीवी का वैल्यू प्रेशर को कभी भी चेंज कर। अच्छा प्रेशर क्यों, मैं अगर बोल दिया यहाँ पे अगर वॉल्यूम भी ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पीवी और वी के बीच में भी ग्राफ एक ऐसा बनेगा कि आप इस पे किसी भी तरफ वी को भी चेंज किए तो ये ऐसे एडजस्ट करेगा कि पीवी का वैल्यू अगेन आपको हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां तक सही है। तो ये हमारे कुछ ग्राफ हैं बॉयल्स लॉ के बारे में जो कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि बॉयल्स लॉ पे जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आपके स्टेट पे बेस्ड, स्टेट मींस आपको बताया था कि अगर कोई स्टेट ए से बी में जा रहा है तो प्रेशर वॉल्यूम अगर स्टेट का P1 V1 है, स्टेट 2 का प्रेशर और वॉल्यूम P2 V2 है, तो ये दोनों आपस में ऐसे चेंज होंगे कि P और V का प्रोडक्ट दोनों केस में आपको हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
ये सिर्फ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और उसी पे बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा कि हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आपको बॉयल्स लॉ के कैसे ग्राफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे आपको बता देना है, ठीक है, एक चीज मुझे थोड़ा सा एक रिलेशन आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि ये कभी कभी आप लोग को काम आ जाता है। ठीक है, और छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपके लिए काम का चीज है। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर इज इक्वल टू के बाई वी, यही हमने बॉयल्स लॉ का इतनी देर से एप्लीकेशन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपने एक चीज पढ़ा होगा बचपन में, कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग डेंसिटी, डेंसिटी पढ़ते हैं। क्या डेंसिटी बता सकते हो ये क्या होता है? ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं डी को लिखूंगा तो इसको क्या मैं क्या लिख सकता हूँ? मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से अगर वॉल्यूम को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? मास पर यूनिट डेंसिटी भी लिख सकते हैं। आप एग्री करोगे कि हाँ ठीक है, सिंपल सा मैथ है आपको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि मैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम को डेंसिटी के टर्म में लिखना शुरू करूं, मैं किसको वॉल्यूम को डेंसिटी के टर्म में लिखूं, तो क्या आप एग्री करोगे कि ये पी क्या होगा? के डिवाइडेड बाय एम इंटू डी होगा। यहां तक सही है। अब देखो इस केस में क्या होगा, यानी अगर मैं मान के चलो इन टर्म्स को ये के बाय एम को कांस्टेंट मान लिया, तो क्या आप बोल सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी? सिंपल सा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मैथमेटिकली कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा कि कोई बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन एक एप्लीकेशन वाइज आप इसको समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो ना, कि जैसे जैसे आप कभी भी गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करते हो ना, तो ऑब्वियस है वो गैसेस कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, और वो अगर कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है तो वो मोर एंड मोर डेंसर होते जाता है। तो दैट इज द एक वन ऑफ द फिजिकल इलस्ट्रेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल सा चीज है। ठीक है, मीन्स इसको बारे में क्या बोल सकता हूँ, एज द प्रेशर on the gases increases, it become more and more denser। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखना है किसके बारे में, कि बॉयल्स लॉ के बारे में। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, तो आपको मैं फिर से रिव्यू कर दे रहा हूँ। बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन, बॉयल्स लॉ का स्टेट फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखना है, कुछ ग्राफ उसके ध्यान रखने, और चौथा जो आपको पॉइंट रखना ध्यान, दैट इज प्रेशर और डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है। और यहां से हमने एक कंक्लूड किया कि अगर आप किसी भी गैसेस के केस में अगर आप प्रेशर एग्जर्ट करोगे तो वो मोर एंड मोर डेंसर होता जाएगा और कम से कम वॉल्यूम में ऑक्युपाई करना शुरू होगा। ठीक है, तो दैट इज द वन ऑफ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो इतना सा आप लोग जब पढ़ो, इसको आप रिव्यू करते हैं, इसके बेस पे आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाओ। बेहद ही सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।